सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को नमस्कार और आरती आपको भी नमस्कार। चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और जैसा भी आप कुछ देर पहले कह रही थी कि गर्मी बहुत तेज हो गई है भाई, तो बिल्कुल वैशाख का महीना आ गया है और गर्मी जोर पकड़ रही है, इतनी जोर पकड़ रही है कि क्या बताएं। सच में रास्ते में आते समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ अभी मई जून शुरू नहीं हुआ है और ये हालत है, मई जून में क्या होगा। और गर्मी जब आती है ना तो कई बार जब हम धूप में निकलते हैं तो त्वचा हमारी झुलस जाती है, यहाँ तक कि हमारे बालों को भी बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल एकदम झुलस जाते हैं, एकदम तक ऐसा लगता है कि बस अब कोई जल्दी से ठंडा ठंडा पानी पिला दे, बस पानी पीने को मन करता है ना कुछ खाने को। ऊपर से स्किन की जो हमारी त्वचा की जो हालत होती है, बालों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो हमारी सखियां जिनके बाल लंबे हैं या अपने बालों की देखभाल के लिए वो क्या करती हैं, इसके बारे में अगर कोई उपयोगी टिप्स उनके पास में है तो और जरूर लेकर साझा करें। चंचल जी जिनके बाल लंबे हैं उन्हीं के लिए सिर्फ नहीं है ये सलाह, बाल जिसके भी उन सभी के लिए सलाह है, चाहे छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो या तो भी पतले घने जैसे भी हो, बालों की देखभाल तो करनी ही पड़ती, क्योंकि बिना बालों के अब सुंदर नहीं दिखते हैं। सर्दियों में ऐसा होता है कि बाल धोने का ही मन नहीं करता, गर्मियों में अलग देखभाल के तरीके होते हैं। तो गर्मियों में किस तरह देखभाल करनी, क्योंकि बार बार बालों में पसीना आता है और उस दुर्गंध से हमें छुटकारा भी चाहिए होता है। और बाहर जब हम जाते हैं तो बाहर का जो प्रदूषण है ना वो भी एकदम बालों को खराब रूखा कर देता है, एकदम बेजान सा कर देता है। और तो आप हमें पसीना है जो हमारी जड़ों पर रहता है वो भी बालों की जो जड़ें हैं, स्कैल्प है, उसको नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ अन्य विषय जिन पर बात होगी, तो मुझे कुछ कहना है, इसमें हम आज यही कहना चाहते हैं, हमारी सखियां भी, हमारे श्रोता भी इस बारे में कहेंगे कि जब उनका बचपन था तो वो किस तरह छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढा करते थे। और बच्चों को खुश होने के लिए कहते हैं ना कि छोटा सा बहाना भी मिल जाए। बिल्कुल, किसी को झूले का शौक रहता है बचपन में कि बस झूलता रहे वो, तो किसी को खेलने का शौक होता है, पर अलग अलग तरीके के खेल पसंद होते हैं। आपको क्या पसंद था बचपन में करना जो बहुत 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 अच्छा लगता था, वो आप हमें बताइए और हम भी बताएंगे हमें क्या पसंद था। बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं। और हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत राजकुमारी देवी किसान जो है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही हम कुछ बात करेंगे मन के बारे में, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, हार जीत, अच्छा बुरा, गुस्सा, नाराजगी, प्यार, ये सब मन के भाव होते हैं जो बाहर निकल के। बिल्कुल। और कहा जाता है ना कि अपने ईश्वर भी हम ही रचते हैं और अपने शैतान भी। जी। तो सब कुछ मन के हवाले है, तो हम मन की बात करेंगे। और चलिए इससे पहले कुछ जो श्रोताओं का इस समय जो सखियों का सखाओं का मन कर रहा है ना उसकी बात तुम्हारा भी मन कर रहा है, मुझे पता है, तुम चाहती हो गाना सुन ले। बहुत अच्छा सा गाना। ये कौन आया रोशन हो गई
भाई महफिल तो रोशन हो चुकी है, लेकिन इसे और रोशन बनाने के लिए अब हम बात करेंगे राजकुमारी देवी जी के बारे में, जो पद्मश्री विजेता हैं और एक किसान के रूप में वो जानी जाती हैं। और बिहार के मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ और एक ऐसे परिवार में जन्मी जहां बहुत सारे अभाव इन्होंने देखे। और इस कहानी की अगर शुरुआत करें आरती, तो बहुत कम उम्र में ही शादी के बंधन में उन्हें बांध दिया गया। और शादी के बाद अपने बच्चे और पति के साथ राजकुमारी देवी ने बहुत तंगी भरे दिन देखे। और जब उन्होंने ये तय किया कि उन्हें खुद कुछ करना है, तो भाई उनके घर में भी विरोध हुआ, समाज ने भी विरोध किया, लेकिन आगे वही पहुंचता है जो इन चीजों से लड़कर जाने की हिम्मत रखता है। और लेकिन राजकुमारी को जब जब ये रुकावटें रोकती थी, तब तब परिवार की जो आर्थिक कमजोरी थी उनकी, वो जब भी उन पे हावी होने लगती थी, फिर क्या होता था कि उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करनी शुरू करी और इस काम में भी उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने सीखा साइकिल चलाना, कि वो क्योंकि इतनी लंबी लंबी दूरी को अपने किस तरह से जाए वहां तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। और ये विकल्प बहुत अच्छा चुना, इसमें अतिरिक्त कोई खर्चा भी नहीं होता, आप मतलब स्वस्थ भी रहते हैं, क्योंकि एक नियमित व्यायाम आपका होता रहता है। बिल्कुल। और उनके इसी वजह से, साइकिल चलाने की वजह से ही उनको सब साइकिल चाची के नाम से भी जानने लगे। क्या बात है, ये एक अलग ही पहचान मिली उनको। और कभी एक अध्यापिका बनने का वो सपना देखा करती थी, लेकिन ये जो किसान चाची हैं, आज खेती के गुण वो सबको सिखाती हैं। मतलब जो वो अध्यापिका बनना चाहती थी, स्कूल में तो वो नहीं पढ़ा सकी, लेकिन जो खेती के गुण है वो सिखाती हैं सबको। और उन्होंने जैविक खेती से खेती करके उत्पादन को कई गुना तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आसपास के किसान जो हैं उनके बीच में वो बहुत चर्चित हो गई हैं। और उनका ऐसा मानना है कि खेती में सही प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आगे चलकर पूसा कृषि विश्वविद्यालय से खाद्य प्रसंस्करण के ट्रेनिंग के बाद राजकुमारी ने अचार और मुरब्बे इनका काम भी शुरू किया। बिल्कुल, उन्होंने जो भी कुछ सीखा उसका अच्छे तरीके से उपयोग किया। और अपने खेत में उगने वाले जो भी ओल या जिमीकंद कहते हैं उसको, उसको भी राजकुमारी जी सीधे बाजार में बेचने की जगह उसका अचार और आटा उसका बनाकर बेचने लगी थी। बिल्कुल, ओल जिसकी हम बात करें, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं जमीकंद कहते हैं, कहीं सूरन कहते हैं। तो जो हमारे सुनने वाले हम वो समझ गए होंगे किस चीज की बात कर रहे हैं। इससे अचार, सब्जी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इन्होंने कुछ अलग इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर आप वो अब उसी रूप में उनको बेचेंगे या तो उतना फायदा नहीं होगा, जितना उसको अलग तरीके से बना के बेचेंगे तो उसका ज्यादा फायदा होता है। तो उन्होंने ये चीज समझ ली थी। तो कहते हैं ना, मार्केटिंग को पढ़ने के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको जरूरी नहीं कि आप बहुत हाई फाई स्कूलों में या कॉलेजों में जाके पढ़ें। ये आप अगर उसमें आपका दिलचस्पी है तो आप इस तरीके से भी चीजों को सीख सकें। बिल्कुल, अपनी समझ आपको कई बार इस चीज के लिए विकसित करनी पड़ती है, खुद ही अपने अनुभवों से सीखना पड़ता है। जी, उन्होंने किस तरीके से इस चीज को किया कि वो सीधे, ऐसा भी हो सकता था सीधे सब्जी को ही बेचती, लेकिन उन्होंने नहीं, उसको परिवर्तित किया, उसका आटा भी बनाया, उसका आटा भी बनाकर बेचा, और उसकी जो अचार मुरब्बे जो चीजें थी वो भी बेची उन्होंने। और अब तक राजकुमारी उर्फ साइकिल चाची अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी थी और किसान चाची के नाम से जाने जाने लगी। और धीरे धीरे स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव की दूसरी महिलाओं को भी उन्होंने अपने काम में जोड़ा। मतलब सिर्फ अपनी उन्होंने तरक्की नहीं करी, बल्कि पूरे अपने गांव वालों को भी इसमें जोड़ लिया था। बिल्कुल, क्योंकि जिन अभावों से वो गुजरी, उनका शायद सोच ऐसी रही होगी कि औरों को भी इससे उबार लिया जाए। और फिर जो उनके उत्पाद थे, उनकी मांग धीरे धीरे आसपास की जगहों में बढ़ने लगी। उन्होंने कई स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर ये काम सीखा, और समूह वास्तव में किस तरह से काम कर सकते हैं इस चीज को उन्होंने आगे चलकर बढ़ाया। और उन्होंने अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए अपना ही एक समूह बना लिया। उन्होंने अपना जो संगठन बनाया था, इसके सहयोग से बहुत सारे ऐसे परिवारों को रोजगार दिया जो बहुत जरूरतमंद थे और कई तरह के अभावों से पहले से ही गुजर रहे थे। बिल्कुल। और किसान चाची की यानी राजकुमारी देवी जी, उन्हें कोरोना योद्धा के सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया था। और विश्व स्तर पर फैली इस महामारी के दौरान राजकुमारी अपने इलाके और आसपास की महिलाओं को रोजगार देने और मानवीय सेवा को लेकर अपनी पहल के लिए सम्मानित भी की गई थी। और किसान चाची यानी कि राजकुमारी जी का मानना है कि प्रशासन को महिला किसानों के कल्याण के लिए भी कई सारे काम करने की अभी भी जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, अगर प्रशासन का सहयोग हमें मिल जाए तो वो काम बढ़ चढ़कर अपना रंगत दिखा ही देता है। और जिस दिन महिला किसान अपने आप में सक्षम हो जाएंगी, उस दिन किसान परिवार भी खुशहाल हो जाएगा पूरी तरह से। किसान चाची हमेशा
हमेशा ही नई नई तकनीकों के साथ, समय के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में यकीन रखती हैं। इस उम्र में भी वो मशरूम उगाने और इसके अलग अलग उत्पाद बनाने में के बारे में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। जैसे आपने जिमीकंद के बारे में बनाया ना, तो मशरूम के भी क्या क्या उत्पाद, क्या क्या नई नई चीजें बन सकती हैं, इसके बारे में। बिल्कुल, मतलब वो अपने आप को और चीजें सीखने के लिए और प्रेरित करती रहती हैं खुद ही। और वो कहती हैं कि सिर्फ चावल उगाने से नहीं होगा, महिलाओं को उससे पापड़ और पोहा बनाना भी सीखना चाहिए। खुद के जो आप उत्पाद हैं उसे खुद बेचें और उसका मुनाफा कमाएं। जिस काम में महिलाएं माहिर हैं उससे उनको फायदा उठाना ही चाहिए। और साल 2019 में पूरे बिहार में कृषि क्षेत्र में राजकुमारी जी को अपने योगदान के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया है और साथ ही बिहार सरकार ने उन्हें किसान श्री का सम्मान भी दिया। तो ये तो हुई बात राजकुमारी जी के बारे में, और अब समय है कि एक गाना हम सुन लें। जी। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना
मेरा नजराना दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके तो भाई एक नजराना होता है, अगर हमारे मन की कोई बात हो जाए तो हर नजराना अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि हमें सारी खुशियां मिल गई। हमारे मन जब जीत जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, और मानसिक मजबूती हमें मिलती है। लेकिन मानसिक मजबूती की सफलता की गारंटी नहीं होती है कि हमें भाई मिलेगी ही वो, क्योंकि अपनी जीत हार हम खुद तय करते हैं। और अपनी जो मुश्किल अगर कोई समय है तो उसमें भी एक अवसर ढूंढ लेना मानसिक संतुलन रखता है। और कई बार ऐसा होता है कि मिले हुए अवसर को भी जो हमारे भीतर का कहीं डर है उसकी वजह से हम गंवा देते हैं। हर किसी की उदासियां और कहते हैं ना कि खुशियां वो अलग अलग हो सकती हैं। बिल्कुल। और जो भी होता है सब कुछ कह देना, कहते हैं ना कि सब कुछ कह देने का हुनर रखने वाला जो कोई इंसान होता है, वो भी अपने भीतर कुछ तो एक छोटा सी चीज ऐसी बचा कर रखता है जिसे वो किसी से भी नहीं कहता। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो मानसिक मजबूती ही है वो ताकत जो उसके लिए एक सुंदर भविष्य बना सकती है और उसे एक बुरा इंसान भी बना सकती है। और जैसा भी आपने कहा ना कि मन के भीतर वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखता है जिसे वो कह नहीं पाता, और यही बातें कई बार मन में बहुत सारी घुटन ले आती हैं। इसीलिए कई बार अपने मानसिक शांति के लिए जो भी मन के भीतर है वो कह देना चाहिए। अब ये आपको ढूंढना है कि वो साथी कौन है जिससे आप मन की बात कहकर अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबके अलग अलग एक ऐसी चीजें होती है ना कि इसको अगर हम किसी चीज को छेड़ दें तो उसको बुरा भी लग जाता है, किसी इंसान को बुरा भी लग सकता है, या भला मतलब हर एक की एक अलग अलग वो होती है। कहते हैं ना कि उसको कोई ऐसी चीज बात मत कहो जो उसके मन को लग जाए। तो इस वजह से आप ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसके मन का भी ध्यान रखें, अपने मन का तो रखते ही हैं कि उसके मन का भी ध्यान रखें कि हमारी बात से, किसी भी बात से जो सामने वाला है उसको कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। और आरती कहते हैं कि अपनी बात कहने के लिए या अपनी बात को किसी के सामने रखने के लिए उसके साथ मन मिलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। हो सकता है भाई आपके लिए वो कोई दोस्त हो, आपके पति या पत्नी हो, आपके भाई बहन हो, कोई और आपका साथी हो, वो छोटा बड़ा उसमें उम्र के कोई मायने नहीं होते, लेकिन जिनसे आप बहुत सहज महसूस करते हैं, जिनके साथ में या जिन पर आप बहुत भरोसा कर सकते हैं कि आपकी बात को कहीं और तक नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई बहुत विश्वसनीय बात भी अगर है तो वो आप तक ही रहेगी, ऐसे इंसान के साथ ही अपने मन को खोलकर रखना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छाई बुराई हमारे दिमाग पर, हमारे मानसिक संतुलन पर निर्भर करती है। हम सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही रहते हैं और ये हम पर है कि हम अपने लिए क्या रचते हैं। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो दबाव की स्थिति में भी हम घबराते नहीं। इसके अलावा जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हार या निराशा की स्थिति जो है और जितनी भी हमारे सामने समस्या क्यों ना आ जाए, हम उससे पार लेते हैं, उभर जाते हैं उससे। बिल्कुल। और इसी बात पर देखिए हमारे साथी क्या लिखते हैं कि मन के जीते जीत ये एक गहरी और सटीक बात है। अगर हम अपने मन में सोच, हिम्मत और विश्वास इसे जीत लेते हैं तो असली जीत वही हो जाती है। और अगर मन ने हार मान ली तो बाहर की जीत कोई मायने ही नहीं रखती। लेकिन जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन जब मन कहीं डर जाता है तो आसान काम भी बड़ा भारी हो जाता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। परीक्षा से पहले ही अगर आप सोच लेंगे कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी तो हार की शुरुआत वहीं से हो जाती है। लेकिन मन में अगर ठान लिया कि कोशिश तो भाई पूरी करनी है तो आधी जीत वहीं हो जाती है। मैं तो कहूंगी आधी नहीं, पूरी जीत वहीं हो जाती है। और आगे इन्होंने लिखा है कि मन आपका इंजन है, वही आगे आपको बढ़ाएगा या फिर रोक देगा। बिल्कुल। और एक और श्रोताएं जो कहते हैं कि हार जीत तो जीवन से जुड़ी होती है, जो बिन लड़े हार गए उन पर धिक्कार है। वहीं जितने जीतने वालों का जीवन उस पर खुशियों की बौछार है। वहीं हारने वाले के जीवन में आंसुओं की बरसात है। मतलब सफलता और विफलता आपके विचारों पर निर्भर करती है। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी लिखा है उन्होंने, मन होए तो मालवे जवाए। मतलब हमारा मन मजबूत हो, अगर तय करें तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कठिन से कठिन काम आसानी से निपटा सकते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं। इसी कड़ी में एक और संदेश है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मन के जीते जीत ये जो हिंदी सूक्ति है, इसका अर्थ है कि विजय या पराजय बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे मन की दृढ़ता या आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। यदि हम मन से हार मान लेते हैं
या मन से जीत जाते हैं तो जीतने का हम निश्चय कर लेते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो वो हमारे मन की जीत होती है। इस कदम का मुख्य बिंदु सकारात्मक सोच, मनोबल और दृढ़ निश्चय का महत्व बताता है। और बहुत सारे महापुरुषों ने भी ऐसी परिस्थितियों में मन के बल पर विजय प्राप्त की है। ऐसा नहीं कि ये सूक्त महापुरुषों पर ही लागू होती है, आम व्यक्ति भी इस पर विजय पाकर अपनी मंजिल को पा सकता है। और आगे लिखते हैं गाने की पंक्तियां, रुक जाना नहीं कहीं हार के। बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात लिखी इन्होंने। और जो हमारे एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो कि हम वो कार्य कर सकते हैं तो निश्चय ही हम वो कार्य आसानी से कर सकते हैं और मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम पहले से ही हार मान लें और प्रयास ही ना करें तो हम कोई काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोई भी काम हो मन लगाकर करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब एक गाना सुन ले पहले, बिल्कुल, फिर आगे बढ़ेंगे। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरी जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मैं पिया थोड़ी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे बोलूं। मैं पिया थोड़ी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया मैं साथ तेरे बोलूं। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे जिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया पिया पिया। तो भई गीत के बाद हम वापस बढ़ते हैं अपने मन की बात पर। मन की बातों पर। यानी हम बात कर रहे थे मन के बारे में कि मन की जीत और मन की हार किस तरह से मायने रखती है हमारे जीवन में। तो अब हम एक श्रोता की बात ले लेते हैं जो लिखते हैं कि मन के जीते जीत है, मन एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है, मन की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, जिसकी मन की शक्ति जागृत है वो किसी भी समस्या पर मात कर सकता है, यानी कि उसको जीत सकता है। इसका उदाहरण है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इन्होंने। तो इस तरीके मतलब उनका कहने का अर्थ है कि अगर आपके मन मजबूत है तो दृढ़ निश्चय आपने कर लिया कि मुझे ये चीज करनी ही है, तो फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती करने से। हमारे एक श्रोता ने संदेश में लिखा है कि मन के हारे हार और जीत, इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य में हार या जीत इस बात पर निर्भर करती है कि मन ने उसे किस तरह से माना है और क्या माना है। यदि आप हार को स्वीकार करते हैं तो आप जरूर हार ही जाएंगे। तो इसीलिए भाई आप हारना क्यों है,
जीत स्वीकार कीजिए ना, अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखिए और जो हम सोचते हैं ना, हमारे आसपास की जो तरंगे जो हम बखेरते हैं, कहते हैं, वो उसी तरह की चीजें हमें वापस मिलती हैं पूरे विश्व से। जी बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मनुष्य के जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जीवन में सफलता, असफलता, हानि, लाभ, जय पराजय के अवसर मौसम के समान है, कभी कुछ स्थिर नहीं रहता। जिस तरह इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है, उसी तरह एक पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए हमें भी जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे जीवन में सुख भी है, दुख भी है, अच्छाई और बुराई भी है। जहाँ अच्छा वक्त हमें खुशी देता है, वहीं बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, पर उससे निपटने के लिए सकारात्मक सोच के साथ सही तरीका तो हम अपना ही सकते हैं। कई लोग अपनी पहली असफलता से इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करिए, अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। हो सकता है बस एक कदम बढ़ाना रह गया आपका। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि ना कि वो एक कदम पर, अंतिम कदम पर जाकर हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। आगे एक श्रोता ने लिखा है कि सच में जो व्यक्ति मन से जीत जाता है, उसके आगे चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए वो हार नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया है और अपने मन में था पा ली है कि उसे कोई ना कोई चीज करनी है। तो अब उसके आगे चाहे कितनी भी कठिनाई आए वो हार नहीं मानेगा। इसीलिए अपने मन पर नियंत्रण भी रखें और कुछ करने से पहले अपने मन को समझाएं कि हमें ये करना है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं। फिर देखिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में हार जीत तो लगी रहती है। हम यदि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक तो परिणाम होगा ही, या तो जीतेंगे या हारेंगे। तो हमें कोई भी काम बिना उसका परिणाम को सोचे करना चाहिए। मतलब उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल होंगे। असफलता को ध्यान में रखकर मत करिए कोई भी काम। परिणाम कुछ भी हो, पर हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। कहा जाता है मन के हारे हार और मन के जीते जीत, जिसका अर्थ होता है कि यदि अगर हम मन से हार जाएंगे तो हम कभी भी अपने काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और यदि हमारे मन में दृढ़ता रहेगी कि हमें जीतना है तो हम हार कर भी जीत जाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी आरती, कि हमें अपना मनचाहा परिणाम मिले ना मिले, लेकिन तजुर्बा हमें जरूर देती है जिंदगी। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं हूं आरती श्रीवास्तव। और देखिए हमारे श्रोता बहुत सारे संदेश हमें भेज रहे हैं। एक बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ी अच्छी बात लिखी है संदेश में। अगर इंसान मन से जीत जाए तो वो हर मुश्किल से जीत जाता है। और सही कहा है हमारी सखी आरती जी ने कि मन का ध्यान रखने के साथ दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कष्ट नहीं पहुंचाती हूँ। इस बात का ध्यान रखना चाहिए बस हमें। और दूसरी चीज है, एक हमारे श्रोता कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। यानी जब हम किसी काम में शुरू से ही हार मान लेते हैं कि सचमुच में, तो हम सचमुच में हार जाते हैं। जैसे कि बाकी में लिखा है श्रोताओं ने, मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, यानी कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो भाई बातें अन्य और भी हैं, लेकिन हमें कुछ और बातों की तरफ ही बढ़ना है। फिलहाल एक गीत को साथ लेकर तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा
तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। तो हम बात करेंगे बचपन के बारे में कि बचपन किस तरह से छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेता है। और बच्चे होते ही इतने मासूम और नादान हैं कि उन्हें ना उनके मन में कोई छल कपट नहीं, किसी को लेके बैर भावना नहीं होती, नफरत क्या होता है, क्रोध क्या होता है, ये भावनाओं से वो परिचित ही नहीं होते हैं। इसीलिए वो हर छोटी सी बात में भी खुश हो लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो है वो लिखते हैं कि बचपन एक ऐसा सुनहरा समय होता है जब छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी बड़ी खुशियां मिल जाती थी। उस समय न कोई चिंता होती थी, न भविष्य की फिक्र, बारिश की बूंदों में खेलना, कागज की नाव बनाना, दोस्तों के साथ बिना वजह हंसना, ये सब हमारी सच्ची खुशियां थी। जैसे हम लोग भी बेवजह कभी कभी हंसने लगते हैं। बिल्कुल। और आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी मेरी बिटिया, अपना बचपन फिर से, बच्चों का बचपन और फिर से बच्चों के साथ में बचपन जी लिया, शायद ये कहना चाहती हैं। और आगे लिखती हैं कि जहां बच्चे छोटी छोटी चीजों से, जैसे बारिश में कागज की नाव चलाना, मिट्टी के खिलौनों से खेलना, अपनी शरारतें, इन्हीं में खुशियां ढूंढ लेते हैं। ये समय निश्चल प्रेम और बिना किसी उम्मीद के जीने का आनंद होता है, जो जीवन के सबसे सुनहरे पल होते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि बचपन हर किसी के लिए सबसे सुनहरा दौर होता है और ताउम्र हम उसे भूल नहीं पाते हैं। कई बार मन करता है कि एक मौका मिले और हम बचपन में लौट सकें वापस में। और एक श्रोता जो जिन्होंने कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, जो लिखते हैं कि बचपन ढूंढ लेता था खुशियां, टूटी पेंसिल आधी टॉफी में, नंगे पांव दौड़ते रास्तों में और बेवजह की हंसी में, न कल की फिक्र न आज का बोझ, बस हर पल जी लेने की आदत थी। छोटे छोटे सपनों के पीछे पूरी दुनिया सी राहत थी। अब सब कुछ है पर वो बात नहीं, हंसी है पर वो जज्बात नहीं, खुशियां पास होकर भी दूर लगती हैं, शायद हमें वो बचपन की बात नहीं। चलो फिर से थोड़ा बच्चा बन जाएं, बेवजह ही मुस्कुराएं, गुनगुनाएं, छोड़ दें थोड़ी सी ये समझदारी और जिंदगी को फिर से जिएं। और इसी तरह से कुछ पंक्तियां एक और श्रोता ने लिखी हैं कि छोटे छोटे खुशियों में खुशियों को ढूंढकर खुश रहें और उसी में झूमता रहे, बचपन इसी का नाम है। ना किसी बात की चिंता, ना किसी बात की फिक्र, ना ज्यादा की इच्छा, ना कम का कोई मलाल, जो मिल गया उसी में है सारा जहान। वाह क्या बात लिखी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन ढूंढ लाता है खुशियां, ये बात सच है और ये विषय मुझे कुछ कहने के लिए बहुत उपयोगी भी है। बचपन हर बात में खुशियां ढूंढ लेता है, अपनी पसंद की चीज मिलने पर, अपनी पसंद का खाना खाने पर, अपने दोस्तों से मिलने पर। लेकिन बचपन जिस तरीके से खुशियां ढूंढता था ना, वो वैसे हम भी बड़े होने के बाद कभी नहीं ढूंढ पाते। और बड़े होने के बाद हमें छोटी छोटी खुशी होगी तो कोई मतलब उसको अब नहीं रहता, मतलब हम छोटी छोटी खुशियों को खुशियां की तरह से नहीं लेते हैं और बस बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन बचपन जैसे छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढता था ना, वैसे भी हमें वैसे ही उसी तरह से छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन एक ऐसा सुनहरा समय है जब छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां मिल जाती थी। उस समय कोई चिंता नहीं, कोई भविष्य की फिक्र नहीं, बारिश की बूंदों से खेलना, कागज की नाव बनाना और बिना वजह अपने दोस्तों के साथ हंसना, यही है सच्ची खुशियां। बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही है, हमारे बचपन के समय में ऐसे ऐसे खेल खेला करते थे जिसमें महंगे खेलने के सामानों की जरूरत ही नहीं होती थी। जुगाड़ करके घर से या स्कूल से कोई ना कोई तरीका निकाल लेते थे, जैसे छोटे छोटे 7 पत्थरों और रबर के बॉल से सतोलिया, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपी, घर के कपड़े धोने की सीटी से, बैट की जो सोटी होती थी उससे, सोटी से मतलब जिसे कपड़े मार मार के धोते हैं उससे बैट के रूप में खेलना। और अगर सोटी टूट जाती तो डांट भी खानी होती
होती थी, स्कूल में बिना बैट के लेग क्रिकेट खेलना, क्लास में फ्री पीरियड में बुक्स के साथ में पेजेस से 2 देशों की क्रिकेट टीम बनाकर खेलना, बरसात में कागज की नाव बनाना जो सबके साथ होता है, और कागज के हवाई जहाज बनाना, भाई उसे कैसे वो भी लिखा है इन्होंने, वो भी लिखा है, कागज के जो एरोप्लेन बनाते थे वो, और बचपन में खुशियां ढूंढ ही लेते थे, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन ओ प्यारे पल छिन। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज का बचपन संकुचित होकर रह गया है और ये बचपन 6 इंच के डब्बे के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी कि इनका इशारा है हमारे मोबाइल फोन की तरफ। आगे लिखते हैं कि किसी भी समय किसी भी कार्यक्रम में देखिए बच्चे उछल कूद ना कर एक मोबाइल को थाम कर बस कोने में कहीं ना कहीं पकड़कर उसे बैठे रहते हैं। और एक हमारा बचपन था तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता था उस समय, क्योंकि ये 6 इंच का खिलौना नहीं हुआ करता था। हम तो 2 माचिस और एक धागे से भी टेलीफोन बनाकर बात कर लिया करते थे और तन मन हमारा इसी से खुश हो जाया करता था। और अब खुशियां हम बांटते हैं हमारे श्रोताओं के साथ एक गीत के जरिए। सही बात है। बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर एक उड़ती तितली भी देखी ना तो उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे और उसमें वो इतने खुश होते हैं तितली के रंग देखने में, हालांकि वो तितली उनके हाथ नहीं आती, फिर भी उसके पीछे भागना उन्हें बड़ा मन भाता है। बिल्कुल। और हम बात करें तो हमारे श्रोताओं की, तो लिखते हैं कि बचपन ढूंढ लेता था खुशियां। सच में दीदी, बचपन का तो क्या ही कहना। बचपन जीवन का सबसे सुखद समय होता है, ना समय की फिक्र और ना ही खाने पीने की फिक्र, सारा समय मौज मस्ती। और हम आज बचपन को याद करके खुश हो जाते हैं और आज भी हम अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने बचपन को याद कर लेते हैं और बहुत सी यादें इन्होंने बताई हैं अपनी। तो मित्रता, कभी पल में झगड़ा, पल में मित्रता, इस तरीके से अपने बचपन को याद कर रही हैं ये। और बड़े होने के बाद कई बार जब हम अपने दोस्तों से, बचपन के जो दोस्त होते हैं या अपने भाई बहनों से जो बड़े हो चुके हैं, जब उनसे मिलते हैं और पुरानी बचपन की यादें निकलती हैं या पुराने एल्बम हम खोल कर बैठ जाते हैं, तो उन तस्वीरों को देखकर उसी दौर में हम फिर से चले जाते हैं और लगता है कि इस बचपन को एक बार फिर से जीने का बस मौका मिले हमें। इसी तरह से हमारे एक श्रोता का बड़ा अच्छा संदेश है। ये लिखते हैं, बचपन में बोर होने का तो समय ही नहीं होता
होता था। स्कूल, पढ़ाई लिखाई, स्कूल के साथियों के साथ इंटरवल में खेलकर थक जाना और घर आए तो भाई बहन और परिवार के साथ और मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना, फिर रात को पढ़ाई करना, टेस्ट या एग्जाम के समय लेसन तैयार करना, अगले दिन फिर वही दिनचर्या हुआ करती थी। इतवार को सिर धोकर नहाना और मोहल्लों के बच्चों के साथ मिलना, और इन्हीं बातों में हम कहीं ना कहीं खुशियां ढूंढ लिया करते थे। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में हमें खुशियों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बचपन में हम छोटी छोटी चीजों से खुशियां पा जाते थे, जैसे दोस्तों के साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना। खुशियों के लिए कोई बहुत बड़े कारण की हमें जरूरत नहीं होती थी। हमारे लिए एक छोटा सा खिलौना, कुछ अच्छा सा परिवार के साथ खाना खाने जाना, यही सबसे बड़ी खुशी का कारण बन जाता था। इस लाइन में एक भावना है कि हम बचपन में जीवन को बहुत सरल और अनमोल मानते हैं। हमें जीवन की जटिलताओं का पता नहीं होता और हमें बस जीवन का आनंद लेना आता है बचपन में, और इसीलिए हम बहुत खुश रहते हैं। और बड़े होकर हम खुशियों को पैसे, पद और पावर में ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए बड़े होकर भी थोड़ा सा बचपन अपने अंदर कहीं ना कहीं हम जिंदा रख सकते हैं। आगे हमारे एक श्रोता साथी लिखते हैं कि बचपन बहुत अनजाना और बेगाना सा होता है। वर्तमान की ना कोई फिक्र, ना भविष्य की चिंता, सिर्फ भरपूर आनंद उठाना होता है। फिर वो बारिश में कागज की नाव चलाना हो, धूल भरे रास्तों पर रिटायर्ड साइकिल के टायर को चलाना हो, इन सभी में आनंद हो। फिर इमली हो, भुट्टे हो, या फिर आम के पेड़ पर चढ़कर कच्ची पक्की कैरी को तोड़कर भाग जाना हो। यही तो बचपन की खुशियां होती हैं। जितनी बांटो उतनी बढ़ती हैं, और इन सब बातों के पीछे चाहे कितनी ही डांट क्यों ना खानी पड़े। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे बचपन में सिर्फ खेल ही होते थे, वो भी आउटडोर, बाहर के समय जो खेलते हैं वो बाहर खेलते हैं वो भी, और गलियों में रेत के टिब्बों पर कबड्डी, कुश्ती और बहुत सारी चीजें इस तरीके से वो खेलते थे, और क्रिकेट भी खेला करते थे। तो इस तरह से अपनी यादें ताजा कर रहे हैं। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं। हाँ। उड़ावे मोरा घुंघटा
पता है जब गर्मियों में पवन दीवानी चलती है तो वो आंधी का रूप ले लेती है, और जिस तरह से पसीना हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है, तो जब अंधड़ यानी कि धूल भरी आंधियां चलती हैं तो वो जो मिट्टी हमारे बालों में लगती है ना, वो भी बड़ी नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल, एकदम बालों की हालत खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी हमारे श्रोता बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख के भेजी हैं। तो एक हमारे श्रोता जिन्होंने लिखा है कि गर्मियों में बालों की देखभाल करने के लिए सबसे उपयोगी चीज है, गर्मियों में बालों में हफ्ते में एक बार दही जरूर लगाएं। इससे आपके बालों को में अच्छी से सौम्यता आ जाएगी और वो बालों को अच्छा कर देगी, एकदम चमकदार कर देगी, और इससे आपके बालों में ठंडक भी पहुंचेगी। और गर्मी के दिनों में हफ्ते में एक बार आप दही जरूर लगाएं। ये नुस्खा मैं भी अपनाती हूँ आरती, जो हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। यानी ये सही है। बिल्कुल। और जब हम दही लगाते हैं बालों में, लगाकर एक आधा घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, बाद में शैम्पू कर लीजिए, तो आपको किसी बाजार के कंडीशनर की जरूरत ही नहीं है। बाल इतने मुलायम और सिल्की लगते हैं ना कि लगता है कि ये सबसे अच्छा कंडीशनर है बालों के लिए, और बहुत सारे पोषक तत्व भी हमारे बालों को मिल जाते हैं। और हमारे कन्या श्रोता लिखते हैं कि बालों को साफ रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में बालों को क्लीन रखना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई बार सिर पर आए पसीने की वजह से स्कैल्प पर बहुत गंदा हो जाता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। तो इसीलिए हफ्ते में 2 से 3 बार केमिकल फ्री वाला शैम्पू अपनाकर आप बाल धो सकते हैं। सिर को धुलने के लिए ठंडे या गुनगुने पानी का ही आप इस्तेमाल कीजिए, और ये बालों को रूखा होने से भी बचाएगा। और अगर ज्यादा तेज गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे गर्मी में भी, तो डैंड्रफ होने की संभावना भी रहती है। बिल्कुल। और साथ ही एक चीज मैं आपको टिप्स अपनी तरफ से एक चीज बता दूं कि अगर आप शैम्पू को कर रहे हैं अपने बालों में, तो आप ऐसा करें कि बिल्कुल आप सीधे डायरेक्ट उसको एकदम सीधे अपने बालों पे ना लगाकर, तो एक छोटे से मग में पानी लेके, थोड़ा सा पानी लेके, उसमें अपने हाथ में थोड़ा सा, जितना आपको शैम्पू प्रयोग करना है उसको थोड़ा सा घोल लें उसमें, उसके बाद उसको अपने सर पे डालें, तो नुकसान नहीं पहुंचाता है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा टिप्स आपने। और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि वो कहते हैं कि तेज धूप बालों को रूखा कर देती है, धूप से बचाने के लिए स्कार्फ या कैप पहनिए, हफ्ते में 2-3 बार बाल को धोना जरूरी है, नारियल तेल से हल्की मालिश करें, एलोवेरा का जेल या फिर दही में मेथी भिगोकर लगाना चाहिए, ठंडे पानी से आप बाल को धोएं और ज्यादा पानी पिएं। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, जैसे इन्होंने मेथी के बारे में लिखा, इसी तरह से कलौंजी, प्याज, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी रसोई में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, और बालों में अगर किसी भी तरह की समस्या है, बाल झड़ने की या रूखापन आने की, तो उनमें ये चीजें बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। और खाने में किस तरह से पौष्टिक आहार लेकर अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं का कहना है कि बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए सही डाइट लेना भी बहुत जरूरी होता है। आप प्रोटीन युक्त भोजन अपने इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें अंडे, दालें, पनीर, इस चीजों को शामिल कर लीजिए। और आयरन के लिए पालक, नट्स, गाजर, इन चीजों को भी आप खा सकते हैं, और पर्याप्त मात्रा में नींद लें और खूब पानी पिएं। बिल्कुल। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि गर्मी के मौसम में जब बाल बहुत ज्यादा सूरज की किरणों के संपर्क में आते हैं, तो बालों में की जड़ों में अंदरूनी हिस्से जो होते हैं उसमें गर्मी पैदा होने की वजह से बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं वो बाल। तो धूप में लंबे समय तक रहने से बालों का रंग जो प्राकृतिक है वो हल्का दिखाई देने लग सकता है, और इस वजह से आप उसमें उसको जो है मेहंदी या मतलब जो भी इस तरीके से आप चीज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे आपने दही बताया उस तरीके की चीजों को आप उपयोग करिए तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। और एक अन्य संदेश में लिखा है हमारे श्रोता ने कि बालों को तेज धूप से बचाना चाहिए, इसके लिए बाहर जाते समय स्कार्फ या टोपी पहनेंगे तो ये भी लाभदायक होगा। इसके अलावा हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू करके बालों को धो लेना चाहिए, ताकि पसीना और गंदगी जो भी लगी है जड़ों पर वो साफ हो सके। और बालों को पोषण देने के लिए नारियल का तेल, बादाम का तेल या कोई भी नियमित तेल जो आप लगाते हैं उससे मालिश करना भी जरूरी है। इससे बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। साथ ही ज्यादा गर्म पानी से बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अपने बालों को धो रहे हैं उसके बाद शैम्पू के बाद अगर आप कंडीशनर लगाते हैं, तो बहुत लोग करते हैं ना कि तुरंत धो देते हैं, तुरंत लगाया और सबसे पहली बात उसको आप सिर की त्वचा के सिर की जो ऊपर की त्वचा उस पे मत लगाइए, सिर्फ आप बालों में लगाइए उसको, और उसको कम से कम आप 2 मिनट तो रखिए। उसके बाद आप उस बालों को अच्छी तरीके से पानी से धो लीजिए। घरेलू हेयर पैक की बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी है। पका हुआ केला मसल लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद मिला लें। इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बाल धो लीजिए। आपके बाल मुलायम हो जाएंगे और आसानी से संभालने योग्य भी बन जाएंगे। ये अपना खुद का ही घर का घरेलू कंडीशनर है, समझ लीजिए। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि गर्मी के मौसम में अक्सर उमस बढ़ जाती है। उमस होने पर बाल अतिरिक्त नमी सोख लेते हैं, जिससे बालों की जड़ें फूल जाती हैं और वो रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। तो मतलब यही कि आप मतलब 2-3 बार कम से कम अपने बालों को धोएं हफ्ते में, तभी और एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि तेज गर्मी
स्वस्थ बालों को भी नुकसान पहुंचाती है। तेज यूवी किरणें होती हैं, वो बालों के क्यूटिकल को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बालों को रूखा सूखा बना सकती हैं। जिनके बाल पहले से ही अधिक रूखे होते हैं, उन्हें संतुलित करने के लिए वो नमी बालों को देना चाहिए, और नमी अगर बालों में ना हो तो वो बहुत उलझे हुए और बेजान से हो जाते हैं। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चम्मच एलोवेरा के जेल को आप नारियल के तेल में मिलाकर बालों पे लगाएं, यानी बालों की जड़ों में लगाएं और 30 मिनट तक रहने दें, फिर धो लें। इससे रूखे और क्षतिग्रस्त जो बाल हैं उनको नमी मिलती है और वो ठीक हो जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि टिप्स बहुत हुए, एक गीत सुनते हैं। जब हमारा मन जीत जाता है ना तो आंखों में बड़ी चमक सी आ जाती है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए, और बचपन को लेकर भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें। बिल्कुल, अपनी अपनी यादें ताजा करी ना, बहुत सुन के एकदम पढ़ के मजा आ गया बिल्कुल। लेकिन अब समय नहीं है कि हम बहुत सारी बातें उनके साथ में करें या कोई अब गीत सुन सकें, इसीलिए लेते हैं बस इजाजत। दीजिए चंचल वर्मा और आदित्य श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।